हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना सिंकरू सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंकरू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपना वही टॉपिक लेकर आए हैं, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। तो वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत हमने अब तक 6 भाग पढ़ लिए हैं। 6 भाग के अंतर्गत हमने पढ़ा वेरिएशंस क्या होते हैं, आनुवंशिकता क्या होता है, मेंडल लॉ पढ़ा। इसके बाद हमने रुधिर वर्ग की वंशागति पढ़ी। तमाम टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं पीछे। आज का जो हमारा जो भाग 7वां होगा, इस चैप्टर का 7वां भाग है। और 7वें भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादातर एग्जाम में। तो उस टॉपिक के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक जो होगा सुजनकी यानी कि यूजेनिक्स। क्या है हमारा टॉपिक? यूजेनिक्स। यानी कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। क्या नाम था इनका? एक वैज्ञानिक थे इनका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। और इन्होंने कहा कि हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें ज़्यादातर अच्छे गुणों वाले संतानों को पैदा करना चाहिए। जो हमारी संतानें आए, जो हमारे वंशज आए, वो कैसे होना चाहिए? अच्छे गुण वाले होना चाहिए। तो सुजनकी का मतलब होता है कि अच्छे जन्म वाले। कैसे जन्म वाले? अच्छे जन्म वाले। तो इसको हम देखते हैं, इसके बारे में, सुजनकी के बारे में। सर्वप्रथम सर फ्रांसिस गाल्टन ने वैज्ञानिक स्तर पर आनुवंशिक लक्षणों में सुधार करके मानव जात को सुधारा जा सकता है। इन्होंने कहा कि एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक स्तरों पर इन्होंने क्या किया? आनुवंशिक लक्षणों में सुधार करके मानव जाति को क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। ठीक, वैज्ञानिक स्तर पर उन्होंने बताया कि आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं पीढ़ी जो, तो उनके लक्षण क्या करते हैं? हम सुधार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुधार करके मानव जाति को सुधारा जा सकता है। मतलब उनके कहने मतलब है कि हम अच्छे गुण वाले संतानों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आनुवंशिक, अगर हमें किसी भी चीज को अगर वेरिएशन करना है तो हम क्या करते हैं? जेनेटिक आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करते हैं। क्योंकि ये आनुवंशिक पदार्थ क्या करता है? आनुवंशिक पदार्थ के कारण वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण हमने पीछे पढ़ा है वेरिएशंस के बारे में कि विभिन्नताएं क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है। तो इसके मतलब वही है कि किसी भी जाति में अगर सुधार करना है तो उसके आनुवंशिक संरचना में सुधार करिए, उनके आनुवंशिक संगठन में सुधार करिए, उनके आनुवंशिक मटेरियल में सुधार करिए। यानी कि जो जीन होते हैं, जीन के लक्षणों में परिवर्तन करिए। जीन में परिवर्तन करेंगे, लक्षण खुद क्या हो जाएंगे? जो आने वाली संतान कुछ ना कुछ क्या होगी? भिन्न होगी। तो ऐसे करने के लिए क्या होना कि हमें अच्छे गुण प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनके जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन करना पड़ेगा। और जिसके कारण क्या होता है, उसे हम क्या कहा, जिसे उन्होंने सुजनकी नाम दिया, यानी कि यूजेनिक्स नाम दिया। क्या नाम दिया? यूजेनिक या सुजनकी नाम दिया। सुजनकी का शाब्दिक अर्थ है अच्छे जन्म वाले। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सुजनकी का शाब्दिक अर्थ है अच्छे जन्म वाले। तो कैसे जन्म वाले? अच्छे जन्म, यानी कि अच्छे गुण वाले। अच्छे लोग होंगे तो हमारे समाज का वातावरण अच्छा होगा, अच्छा माहौल मिलेगा, सबको रहने में अनुकूल महसूस होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? अच्छे गुण वाले। तो इसकी जो एक तरह से हम कहें प्रोत्साहन के लिए प्रेरित किया था, किसने किया था? सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। किसने किया था? सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। तो इनके आधार पर देखा जाए कि सुजनकी जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं घनात्मक सुजनकी, यानी कि घनात्मक मतलब कि अच्छे गुणों वाले संतान। तो इसमें देखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम आनुवंशिक लक्षणों वाले संततियों की संख्या में वृद्धि करना। तो धनात्मक जो सुजनकी होता है, जो अच्छे लक्षण वाले होंगे, जिनकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसे हम क्या करेंगे? धनात्मक कहेंगे। तो वही चीज कह रहे हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम आनुवंशिक लक्षणों वाले संततियों की संख्या में वृद्धि करना। जैसे सुयोग्य नर व मादा के बीच विवाह करवाना। अगर नर और मादा दोनों सुयोग्य है, इनके बीच में विवाह कराना। न कि हमें ऐसे विवाह नहीं कराना, मतलब एक योग्य है और एक क्या है? अयोग्य है। ठीक है। तो ऐसी जो शादियां होती हैं किसी कारणवश होती है, किसी दबाव में होती है, या किसी के लालच में आके ऐसी शादियां होती है, जिसके कारण हम तो आज तो लालच में हम शादी तो कर लेते हैं किसी के
बहकावे में आके या लालच में आके, लेकिन जो हमारे जो संतान आएंगे ना उन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा जब शादी करने समय हमें अपने योग्य पति पत्नी एक दूसरे क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, ठीक। और उनके बीच में जब विवाह संबंध होता है तो इनकी जो संतानें होती हैं योग्य होती है, यानी कि अच्छे गुण वाले होते हैं, यानी टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, टैलेंटेड। दूसरा, अंतर जाति विवाह को बढ़ावा देना, ठीक। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, अंतर जाति विवाह करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जीनी संरचना में परिवर्तन होता है, ठीक। और हाइब्रिड मतलब समझे ना, जो हाइब्रिड होते हैं, जो संकर पौधे होते हैं या जो संकर जाति होती है वह अच्छे गुण वाले होते हैं। क्या होते हैं, वह शक्तिशाली होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है, इम्यूनिटी पावर भी उनकी अच्छी होती है, उनके जो प्रतिरोधक क्षमता वो भी अच्छी होती है। तो ये जो संकर प्रजाति होती है ये अच्छे गुण वाले होते हैं, ये अच्छे होते हैं। तो ये अंतर जाति का मतलब है कि संकर गुण वाले संतान को पैदा करना, संकर गुण यानी हाइब्रिड संतान को पैदा करने पर ज़्यादा। इसके बाद उपयुक्त आयु में विवाह, मतलब अगर जो शादी का जो एक अच्छा समय होना चाहिए तो उस समय के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए, शादी करना चाहिए। एक आयु, एक निश्चित आयु हो, न कि हमें न तो ज़्यादा कम आयु में विवाह करना चाहिए, न तो ज़्यादा ओवर एज में, ज़्यादा आयु अधिक हो जाए तब शादी नहीं करना चाहिए। तो हमें एक अच्छे जो कंडीशन होते जो सरकार जो बनाई है, हमारे यहाँ जो नीतियाँ हैं 21 से 25 या 21 से 26, 27, 28, 30 तक में अगर हम शादी कर दे तो वो अच्छे समय में कहा जाता है। तो ऐसे उम्र में शादी करना चाहिए। तो उसे क्या है, उपयुक्त आयु में विवाह, यानी अच्छे मतलब ऐसे उम्र में शादी करना जो हमारे और दोनों के लिए क्या है, समान है, अच्छा उम्र हो। इसके बाद कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना, ठीक। सेरोगेटमा आप पढ़े हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम कृत्रिम गर्भाधान मतलब कि अच्छे गुण वाले माता पिता के गर्भ को लेकर किसी मतलब क्या लिखा, गुणसूत्रों के लेकर उनके द्वारा क्या दूसरे के माता के अंदर गर्भ धारण करवाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं। क्या, कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं या आर्टिफिशियल, ठीक। तो बढ़ावा देना, इससे क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल गर्भाधान होगा उससे हम मतलब वांछनीय संतान प्राप्त करते हैं, यानी वांछनीय गुण वाले हम संतान को प्राप्त कर सकते हैं या उत्पन्न करा सकते हैं, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक सुजनकी कहते हैं। इसके बाद है ऋणात्मक सुजनकी, यानी कि बुरे लक्षणों वाले या बुरे गुण वाले बच्चों को पैदा करने से हमें बचना चाहिए। ऐसे लक्षणों वाले बच्चों को हमें पैदा नहीं करना चाहिए। इसके अंतर्गत संतति नियंत्रण में दोषित लक्षणों वाले जनकों के द्वारा संतान उत्पन्न करने से रोकना चाहिए। कारण इसके अंतर्गत जो संतति नियंत्रण में दोषित लक्षणों वाले जनकों के द्वारा संतान उत्पन्न करने से क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। अगर देखें कि जो माता पिता आप लोग देखे हैं कि बहुत से ऐसे पिताजी माँ बाप होते हैं जिनके लक्षण अच्छे नहीं होते, ज़्यादातर जो पुरुष होता है, ये बात समझ रहे हैं ना, तो इनके जो दोषी मतलब मान लीजिए जो ड्रिंक करता है, ज़्यादा ड्रिंक करके और भी लक्षण जो उनके अच्छे नहीं होते हैं, तो बहुत सी सारी चीज़ ऐसी हैं जिसको हमें ध्यान में देना चाहिए और ध्यान में रखकर हमें क्या करें, संतान उत्पन्न करना चाहिए। तो जिनके लक्षण, जिन जनकों के लक्षण अच्छे नहीं हैं, उनके लक्षण दोषयुक्त हैं, उनमें बहुत सारी कमियां हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए कि संतान उत्पन्न करने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर उनमें कमी है तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं उनके संतानों में कमी हो सकती है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बहुत सी ऐसी जो आनुवंशिक रोग होते हैं, जैसे बड़ादता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक। तो इस तरह से बहुत 120 प्रकार के जेनेटिक डिजीज होते हैं तो ऐसे लक्षण वाले जन को क्या करना चाहिए, हमें संतान उत्पन्न करने से रोकना चाहिए। इसके बाद समगोत्री विवाह मतलब एक समगोत्री यानी समलैंगिक विवाह से हमें प्रतिबंध लगना चाहिए। और पृथक्करण यानी जो पृथक्करण होता है, जो विवाह विच्छेद होता है, तो उसके द्वारा भी क्या होता है कि जब माँ बाप में ज़्यादा तनाव होता है जिस घर में, तो उनके घर के बच्चे जो होते हैं तनावग्रस्त होते हैं। तो जब जो बच्चे तनावग्रस्त होते हैं ना, तो उनके मानसिक स्थिति कहीं कहीं क्या होती है, डिसबैलेंस हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। तो ऐसे क्या माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, जब उनके बच्चे उनके घर में बच्चे हों तो उनमें क्या एक शांतिपूर्ण और एक व्यवहारिक जीवन व्यतीत करने की कोशिश करना चाहिए। और झगड़े झंझट और जो भी चीज़ें हैं
ऐसे लक्षण उसके बच्चों के सामने नहीं प्रकट करना चाहिए जिस लक्षणों के कारण या जिसके कारण बच्चों पे के मस्तिष्क पर या उनके विकास पर बुरा प्रभाव पड़े। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे विवाह से पृथक्करण, यानी ये चीज है। इसके बाद जुड़वा बच्चे यानी ट्विंस। अब क्या जुड़वा क्या होते हैं, तो एक साथ दो बच्चों को का जन्म लेना, एक साथ यानी एक साथ एक गर्भ से यानी एक ही माता पिता से एक साथ दो बच्चों का जन्म लेना क्या कहलाता है, जुड़वा संतानें कहलाते हैं। तो जुड़वा बच्चे या यमज कहलाते हैं। क्या कहते हैं, एक ही साथ दो बच्चों का जन्म लेना या एक ही माता द्वारा एक ही गर्भ से एक ही साथ दो बच्चों का जन्म लेना क्या कहलाता है, जुड़वा बच्चे या यमज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जुड़वा बच्चे या यमज कहलाते हैं। तो जुड़वा संतानें जो होती है 3 प्रकार की होती है। जो जुड़वा बच्चे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। यानी कि पहला है समरूप यमज। यमज में इसका होता है जुड़वा। तो समरूप यमज में हम देखते हैं कि समरूप यमज जब एक जायगोट के प्रथम विखंडन में बने 2 ब्लास्टोमेरियस पूर्णतः अलग होकर विकसित संतान के रूप में जन्म लेते हैं। ऐसे शिशु एक दूसरे से क्या होते हैं, एकदम समान होते हैं, एकदम हुबहू होते हैं, एक दूसरे के एकदम क्या होते हैं, हुबहू होते हैं। तो इन्हें केवल वातावरण को प्रभावित कर सकता है। जैसे आप देखते हैं, जब जैसे मान लीजिए ये नर है और मादा, ठीक, तो नर और मादा, तो नर द्वारा क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में जब मिलते हैं तो निषेचन क्रिया होती है। मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडाणु और शुक्राणु के आपस में मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन के दौरान जो चीज बनता है, तो निषेचन के उपरांत क्या बनता है, जायगोट बनता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। तो जो युग्मनज होता है ना, तो युग्मनज जब होता है तो इनमें क्या होता है कि विभाजन क्रिया प्रारंभ होती है। क्या होता है, विखंडन या विदलन प्रारंभ होता है। तो मान लीजिए कि ये जैसे ये है जायगोट है, ठीक। तो जायगोट में क्या होता है कि इसमें देखेंगे कि पहले एक ही क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र में क्या होते हैं, दोनों अलग अलग नर से आते हैं, आधा पिता, मतलब माता से प्राप्त होता है आधा गुणसूत्र और आधा गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है। तो इनके द्वारा जो डीएनए होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए का बनता है। अब जब 2 डीएनए बनते हैं तो इनमें क्या होता है कि कोशिकाओं का विभाजन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोश की विभाजन होता है। तो यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं, जायगोट विभाजन या हम विदलन कहते हैं। जब जायगोट में विभाजन होता है, विदलन होता है, तो यहाँ पे 2 कोशिकाएं बनती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इन कोशिकाओं को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। फिर 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8 बनती है, 8 से 16। जब 8 से 16 बनती है तो उसे हम मोरुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। और मोरुला में क्या होता है कि 2 प्रकार की कोशिकाएं बनना प्रारंभ होती है। एक बाह्य संगत कोशिका बनती है, एक भीतरी संगत कोशिका, यानी कि आउटर इनर मास और आउटर मास सेल मास और इनर सेल मास। तो ऐसी कोशिकाओं का निर्माण होता है, बाह्य संगत कोशिका और भीतरी संगत कोशिका। तो जो बाह्य संगत कोशिका वो आगे चलकर जब क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला का निर्माण होता है जब 16 से 32 कोशिकाएं होती हैं, तब ब्लास्टुला का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जब बाह्य संगत कोशिका और अंतः संगत कोशिका, तो बाह्य संगत कोशिका द्वारा प्लेसेंटा, आगे चलकर प्लेसेंटा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है। और प्लेसेंटा मतलब एक प्रकार की नली होती है जिसके माध्यम द्वारा बच्चे को माता से भोजन या फूड्स या अन्य मटेरियल पदार्थ प्राप्त होते हैं। दूसरा जो होता है, जो इनके अंदर जो कोशिकाएं होती है, जो इनर सेल मास होता है, उनके द्वारा क्या होता है कि वो एम्ब्रियोनिक भ्रूण बनाते हैं, यानी कि भ्रूणीय घुंडी, एम्ब्रियोनिक लोब बनाते हैं, यानी भ्रूणी घुंडी बनाते हैं। और भ्रूणी घुंडी क्या होते हैं, अलग अलग जगह कहते हैं कि जर्मिनल लेयर बनाते हैं, यानी कि जननी का उपकला बनाते या कला बनाते हैं, अस्तर बनाते हैं। और उनके द्वारा क्या होता है कि उन अस्तरों द्वारा जो भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब एक ही जायगोट के द्वारा जब 2 कोशिकाएं बनती है ब्लास्टोमियर्स, और ये ब्लास्टोमियर्स क्या होती हैं कि आगे चलकर विभाजित हो जाती है, और आगे चल के विभाजित होकर क्या होती है कि 2 अलग अलग बच्चों के रूप में जन्म लेती है, विकसित होकर 2 अलग बच्चों के रूप में जन्म लेती है, यानी 2 भ्रूण बना लेती है। तो इनमें जो दोनों जो बच्चे जन्म लेते हैं ना,
यहाँ पे लिखा है कि जब एक जायगोट के प्रथम विखंडन से बने दो ब्लास्टोमियर्स पूर्णतः अलग होकर विकसित संतान के रूप में जन्म लेते हैं, ऐसे शिशु एक दूसरे से क्या होते हैं, एकदम समान होते हैं और इन्हें केवल वातावरण प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे जो संतान होते हैं वह जो एक ही जायगोट द्वारा बने हैं, एक ही, और इनमें जो कोशिकाएं होती हैं ब्लास्टोमियर्स कोशिकाओं क्या होते हैं, विभाजन कारण जब दो अलग अलग भ्रूण बनता है और वो क्या होते हैं, दो अलग अलग संतान के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये जो दोनों संतान होते हैं वे ट्विंस होते हैं, यानी जुड़वा कहते हैं। लेकिन यह जो जुड़वा संतानें होती हैं एकदम यह एक दूसरे के एकदम हूबहू होते हैं। अगर दोनों लड़की होंगे तो दोनों लड़की होंगी, अगर लड़के होंगे तो दोनों लड़के होंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा एक लड़की होगा एक लड़का होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो जायगोट है ना, जो जायगोट बना है एक ही शुक्राणु और एक ही आधे मादा द्वारा शुक्राणु आया है और आधा जो गुणसूत्र है पिता द्वारा आया है। तो जो मान लीजिए अगर पिता का जो गुणसूत्र होता है या लिंग गुणसूत्र दो प्रकार, एक यक्ष होता है एक वाई होता है। तो जब यक्ष गुणसूत्र जाता है तो मादा में दोनों यक्ष होता है। तो यक्ष गुणसूत्र जब मिलता है तो लड़की बनती है, लड़की उत्पन्न होती है, जन्म लेती है। और जब यक्ष और वाई गुणसूत्र यानी कि पुरुष का वाई गुणसूत्र और मादा का यक्ष गुणसूत्र जब आपस में निषेचित होते हैं तो इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वो लड़का होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे जो जायगोट बना है निषेचित हुआ है, तो यहाँ मान लीजिए अगर यक्ष गुणसूत्र मिला होगा पुरुष को तो मादा का यक्ष ही आएगा। तो इनके द्वारा जो संतानें होंगी दोनों संतानें लड़की उत्पन्न होंगी। अगर मान लीजिए पुरुष का वाई गुणसूत्र आया हुआ और मादा तो यक्ष होता ही है, तो यहाँ के द्वारा जो संतान होंगे दोनों क्या होंगे, लड़का होंगे। यहाँ पे हमने कहा कि जब भी संतान दोनों होंगी जो जुड़वा होगी, ये चाहे दोनों लड़के होंगे चाहे दोनों लड़की होंगी, लेकिन यह दोनों एकदम क्या होंगे, एक दूसरे के एकदम हूबहू होंगे। यह एकदम दूसरे के मतलब हर चीज जितने भी संरचना होगी, बाह्य संरचना यानी इसका फिनोटाइप एक दूसरे के एकदम समान हो। एक दूसरे से हम पहचान नहीं सकते कि कौन रामू कौन श्यामू है, ठीक है, तो कौन चिंकी है कौन पिंकी है। तो इस तरह से हम इनकी पहचान नहीं कर सकते हम। तो उनमें अगर कोई भी प्रभाव होगा, कोई भी परिवर्तन होगा तो वो किसके द्वारा हो सकता है, केवल वातावरण प्रभाव के कारण हो सकता है। उनमें जो भी अगर वेरिएशंस हो सकते हैं तो उनके में जो वेरिएशंस कब आएंगे, जब वातावरण उनको प्रभावित करेगी, तो उनमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। नहीं तो अन्यथा ये क्या होते हैं, एक दूसरे से एकदम समान होते हैं, हूबहू होते हैं। ठीक, तो ऐसे संतान को हम क्या कहते हैं, समरूप यमज कहते हैं, यानी समरूप जुड़वा कहते हैं। दूसरा है भ्रांति है, दूसरा कौन सा है, भ्रांति यमज। इस प्रकार के यमज दो अलग अलग प्रकार के निषेचन से वितरण द्वारा दो अलग अलग संतान के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या हुआ कि गर्भ में जब निषेचन क्रिया हुआ तो दो शुक्राणु और दो अंडाणु आपस में निषेचित हुए, तो इनके द्वारा क्या होगा, दो जायगोट बनेंगे और दो जायगोट बनेंगे तो दो भ्रूण भी बनेगा। और जब दो भ्रूण बनेंगे तो इनके द्वारा क्या जो संतान उत्पन्न होगी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक लड़की भी हो सकता है और एक लड़का भी होता है, ये भी ऑप्शन होता है। क्योंकि यहाँ पे जब दोनों यक्ष दो शुक्राणु आएंगे तो दोनों शुक्राणु में क्या होता है, एक यक्ष आ सकता है एक वाई गुणसूत्र आ सकता है। तो जब दोनों आएंगे तो यक्ष और यक्ष के मिलने से यानी पुरुष का यक्ष मिलता है और जब मादा का वाई यक्ष मिलता है तो इनके द्वारा जो संतान वो लड़की होती है। और यदि अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलता है और मादा का यक्ष गुणसूत्र मिलता है तो इनके द्वारा जो संतान होता है लड़का होता है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन ये होता है कि अगर इनके द्वारा जब दो जायगोट बनते हैं, क्योंकि निषेचन क्रिया दो अलग अलग जगहों पे हो रही है, तो यानी कि दो शुक्राणु और दो अंडाणु आपस में जब मिलते हैं तो दो जायगोट बनते हैं और ये दोनों जायगोट एक भ्रूण में विकसित होकर दो बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। एक गोरा हो सकता है, एक काला हो सकता है, एक लंबा हो सकता है, एक नाटा हो सकता है, एक लड़की हो सकता है, एक लड़का हो सकता है, एक की आंखें बुरी हो सकती है, एक की आंखें काले हो सकती है। तो इसमें कई भी प्रकार की भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे संतान क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, भ्रांति यमज कहते हैं। यानी इनको हम क्या कहते हैं, आसानी से हम इनका पहचान कर सकते हैं, इन्हें हम स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं। ठीक, इसके बाद है तीसरा जो है इसमें श्यामी यमज। तीसरा कौन सा है, श्यामी यमज। तो श्यामी यमज क्या होते हैं कि ये समान यमज होते हैं परंतु इनके शरीर पूरी तरह से एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाने के कारण क्या होते हैं, कहीं कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े रह जाते हैं। तो हमने कहा कि ये जो श्यामी यमज होते हैं इनका भी निर्माण किसके, समरूप यमज के समान ही होता है। यानी इनमें जो जुड़वा संतानें होती हैं ये एक ही जायगोट के ब्लास्टोमियर्स के विभाजन के द्वारा दो बने अलग अलग भ्रूण के द्वारा
उत्पन्न होते हैं। और कभी ये क्या होते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है कि इनकी जो शरीर जो होता है पूरी तरह से बॉडी का जो विकास के दौरान क्या होता है आपस में कहीं कहीं से जुड़ जाते हैं, यानी कि क्या होते हैं पूरी तरह से अलग, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं और इनका अंग कहीं कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़ा रह जाता है। ऐसे संतान को हम क्या कहते हैं, श्यामी अवज। यानी कि हम देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है सर एक ही होगा, बॉडी दो होंगे, यहाँ से इधर से जुड़ सकते हैं, या पेट उनका एक ही होगा तो दो बॉडी अलग अलग होंगे, पैर 4 होंगे, हाथ 4 होगा, गर्दन 2 होगी। तो इस तरह के संतान जो उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, श्यामी यमज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, श्यामी यमज कहते हैं। तो ये बात समझ आ गई। तो ये होते हैं जुड़वा संतानें। जुड़वा संतानें 3 प्रकार की होती है, समरूप यमज, भ्रांति यमज और श्यामी यमज। तो ये रही आज के कि अगर आज का हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि यह हमने आपको एक नोट्स भी दे दिया जिससे आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम की परीक्षा में आपके काम आ सकते हैं। तो इस नोट्स को आप 60 स्क्रीन ले सकते हैं, बढ़िया से ले सकते हैं। ये 60 स्क्रीन ले लीजिए और इसके नोट्स को आप बना लीजिए। और यह वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।